तो फाइनली नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है और देख ली है उसकी पहली फिल्म जेम्स गन की सुपरमैन। जितनी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे उतना ही अच्छा इसका मूवी एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सुपरमैन मूवी कैसी है, क्या अच्छा है क्या बुरा, और ये क्या तुम्हें देखनी चाहिए बिना स्पॉइलर के। शुरुआत करते हैं इसकी स्टोरी से, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो ये कहानी है सुपरमैन और उसके सबसे बड़े विलन लक्स लूथर की। इससे ज्यादा कहीं भी कुछ पढ़ना मत, कुछ भी देखना मत, मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। सुपरमैन की शुरुआत भी बाकी जेम्स गन मूवीज जैसी ही हुई है। एक ऑलरेडी स्टैब्लिश वर्ल्ड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फिल्म उसके बीच से चालू होती है। और इस पॉइंट पे ये लोग स्टार्ट बटन दबाते हैं जहाँ से तुम्हारे सुपरमैन को लेके जितनी भी परसेप्शन है उसको चैलेंज करें, जैसा इसके ट्रेलर ने किया था। उसी जगह से ये लोग सुपरमैन को बहुत ही डिफरेंट एंगल में पेश करते हैं। मुझे काफी अच्छा लगा वो। हम सुपरमैन को सोचते हैं वो गॉडली बीइंग है, उसको कौन ही हर्ट कर सकता है। इससे रिलेटेड बहुत बड़ा डायलॉग भी फेमस है, डू यू ब्लीड। इस फिल्म का पहला ही शॉट है, सुपरमैन किसी से पिट के आ रहा है, दूर से आके वो गिरता है। ट्रेलर में देखा था हमने, खून निकला हुआ है, हड्डियां टूटी हुई हैं और फिर तुरंत जाके हील हो रहा है। हील होने के तुरंत बाद वो फिर जा रहा है फाइट करने। फिल्म शुरू हुए करीबन 15 से 20 मिनट हुए होंगे और इतने में ही जेम्स गन ने पूरा स्टैब्लिश कर दिया कि हु सुपरमैन इज, ही इज अ सिंबल ऑफ होप। इस सुपरमैन को बने हुए सुपरमैन ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो बिल्कुल स्वीट सा है, चीजें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में जो पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो गया है उसको भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि चल क्या रहा है। बाकी कैरेक्टर्स भी इसी चीज में लगे हुए हैं और यही हमें जेम्स गन की राइटिंग का मजा देखने मिलता है। जो कि ये मूवी एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में चालू हुई थी, तो किसी एक कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। वो आते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं, उनका मोरल कंपास क्या है, हर चीज। उसी प्रोसेस में ये अपने नए वर्ल्ड को भी एक्सपेंड करती चली जाती है। नए पावर्स, कैरेक्टर्स, हर चीज लगभग इसमें डिफाइन हो ही जाती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से मूवी को टोन के लेके हमारे मन में एक परसेप्शन बन जाता है और जेम्स गन ने उसको भी चैलेंज किया और 2 बार मूवी को बिल्कुल ही डार्क लेके गए हैं। काफी अनएक्सपेक्टेड था एंड मजा आया। जेम्स गन की राइटिंग का कमाल इनके कैरेक्टर्स पे भी दिखता है। फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उनको काफी अच्छे से लिखा गया है और किसी को भी वेस्ट नहीं किया। नॉर्मली होता क्या है कि हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं, उसको अच्छे से लिखते नहीं है और वो वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनका एक स्पेसिफिक टास्क है, प्लॉट में कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो उनको कोई डायलॉग ही नहीं दिया है। जिनको डायलॉग दिया है वो फिल्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और जितना ज्यादा डायलॉग प्लॉट में उतना ज्यादा काम। और काम भी ऐसे चुने गए हैं कि उसके बिना फिल्म पॉसिबल ही नहीं हो पाती। इंजीनियर के बिना सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सुपरमैन के सामने नहीं आता, अल्ट्रामैन के बिना क्लाइमैक्स नहीं होता, फाइनल बैटल नहीं होती अच्छे से। क्रिप्टो द डॉग, क्या बढ़िया कैरेक्टर बनाया भाई उसको। अगर मिस्टर टेरिफिक नहीं होता तो लास्ट में सुपरमैन की मदद कौन करता। हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न, मतलब हर किसी का एक स्पेसिफिक काम रखा है और स्क्रीन प्ले को ऐसे डिजाइन किया है कि हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और सेंस बना रहे हैं। इसके अंदर जो छोटे कैरेक्टर्स भी है उनके भी ऊपर भी इतना ध्यान दे दिया है कि अगर उनके साथ फिल्म में कुछ हो रहा है इम्पैक्ट फील होगा। लक्स लूथर का ही एक हेंचमैन है, उसके साथ काम करता है, वो भी जब कुछ हरकत करेगा ना वो भी चीज फील होगी तुम्हें। और लक्स लूथर से याद है भाई, लक्स लूथर का कैरेक्टर जो लिखा है जेम्स गन ने। सुपरमैन मूवी का हाईलाइट सुपरमैन एक तरफ और इसका विलन लक्स लूथर एक तरफ। वो कहते हैं ना, एक फिल्म उतनी ही अच्छी होती है जितना बढ़िया इसका विलन होता है। इस फिल्म का विलन कमाल का है। बेस्ट पोर्ट्रे ऑफ लक्स लूथर आई हैव एवर सीन। मैंने एक ही देखी है बाय द वे और वो भी यही है, तो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है। इस बंदे में सुपरमैन के खिलाफ जो हेट्रेड है उसको इतने अच्छे से चैनल किया है, उसका जस्टिफिकेशन और एक्टर ने जैसे उसको दिखाया है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है। जिस तरीके की हरकतें उसने फिल्म के अंदर की है, उसके कैरेक्टर ने की है, मजा आ जाता है। बाकी सब इंटरेस्टिंग चीजें छोड़ो, तुम्हें देखने में बस ये मजा आएगा कि ये बंदा किस हद तक जा सकता है। सुपरमैन को सिर्फ मारने के लिए बंदे ने न जाने क्या क्या किया हुआ है। पॉकेट डायमेंशन खोला हुआ है, एक प्राइवेट प्रिजन बनाया हुआ है। जेम्स गन का लक्स लूथर अपनी आइडियोलॉजी की वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो सुपरमैन को इतना ज्यादा हेट करता है कि उसकी लिमिट ही नहीं है और बंदे ने उस चीज का अपने ही अंदर एक जस्टिफिकेशन क्रिएट कर लिया है। इतने सारे रीजंस बना लिए हैं जिसकी वजह से वो अपने इस हेट को जस्टिफाइड मानता है। वो उसको रखता भी इतनी क्लियरिटी के साथ है कि तुम्हें लगेगा कि वही सच बोल रहा है। उसका सिर्फ एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, सुपरमैन को मारना और कुछ भी नहीं। सिर्फ इसी एक डायनामिक के कारण मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिल्म के अंदर तो एक डायलॉग भी है जो सुपरमैन लक्स लूथर को बोलता है कि तुम्हारी ऑब्सेशन थोड़ी क्रीपी होती जा रही
रही है और एक्सप्रेसिव इतना ज्यादा रखा है कि लास्ट बैटल के बाद तो बंदा रो ही देता है अपनी चीजों को लेके, काफी इमोशनल। जेम्स गन ने फिल्म के अंदर के कैरेक्टर्स, उनकी सिचुएशन भी ऐसी बनाई गई है कि तुम कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाओगे और इमोशन फील होगा, स्पेशली सुपरमैन की तरफ से। वो बंदा ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहाँ पे तुम अगर खुद को इमेजिन कर लो तो पागल हो जाओगे। वो जिस तरीके से हार के अपने मम्मी पापा के पास जाता है, उनका इंटरेक्शन, आपस में बातें, वो अगर सुपरमैन है तो क्यों है, बाकी पूरी दुनिया उसको किस नजरिए से देखती है, उसने जिन लोगों को वॉर से बचाया था वो उसको कैसे देखते हैं, हर चीज को बढ़िया तरीके से दिखाया है जिससे इमोशन बिल्डअप होता दिखता है। और लास्ट में फाइनल बैटल में जब सुपरमैन अपना ताकत दिखाता है, मास मोमेंट भाई, मास मोमेंट क्रिएट होता है थिएटर के अंदर। और मुझे लगता है कि मूवी के अंदर बहुत सारे आजकल जो रियल थीम्स है, पॉलिटिकल थीम्स है, उनको टच किया है जिसकी वजह से वो ज्यादा हिट करते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा नोटिसेबल थे इमिग्रेंट्स और वॉर। इसमें भी मेटामॉर्फो का कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव था, उसका इमोशनल कनेक्शन चुटकी बजाते ही फिक्स हो जाता है। सुपरमैन के ऐसे टोन होने के पीछे इसके सिनेमेटोग्राफी का भी काफी बड़ा हाथ है, काफी ज्यादा ब्राइट है, बहुत सारे कलर्स का यूज किया है, तो मूवी में पूरी समय एक चेयरफुल वाली वाइब रहती है। ये जो क्लीन सिनेमेटोग्राफी है ये मुझे पहले उतनी पसंद नहीं आ रही थी, पर मूवी जिस तरीके से इसको हैंडल करती है देखने में बढ़िया लगता है। सुपरमैन पूरे समय ब्राइट जरूर रहती है पर इसमें वो टिपिकल क्लीन वाली चीजें नहीं दी हैं। हर जगह तुम्हें टेक्सचर दिखेगा। सुपरमैन अगर पिटाई खा रहा है तो उसके चोट है, उस पे आग गिरी है तो हर चीज जला हुआ है। अगर मुझे एग्जांपल देख के समझाना हो कि सुपरमैन की सिनेमेटोग्राफी क्यों अलग है तो एक काम करना, यूट्यूब पे जाके सन ऑफ सरदार का ट्रेलर देखना और फिर तुम आके सुपरमैन का ट्रेलर देखना। दोनों की ही सिनेमेटोग्राफी काफी मॉडर्न है, पर सुपरमैन में तुम्हें टेक्सचर फील होगा और सन ऑफ सरदार में कुछ ज्यादा ही क्लीन। सुपरमैन के कुछ फ्रेम्स तो इतने ज्यादा मेस्मराइजिंग थे कि मैं क्या बताऊं। कुछ फ्रेम्स होते हैं ना जहाँ पे अगर मूवी चल रही है तुम उसको रोकना चाहते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ताकि बाद में तुम उसको वॉलपेपर लगा सको। पेंटिंग से कम नहीं लगते। सुपरमैन के अंदर भी ऐसे 2-3 शॉट है। एक तो ऐसा है कि दिमाग में छप सा गया है। आजकल बहुत सारी ही चीजें मेरे दिमाग में छपने लगी है तो उसके लिए सॉरी। होता ये कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एक कार पे गिरने वाली होती है। सुपरमैन उस बिल्डिंग को रोक लेता है और वेट करता है कि कार आगे निकल जाए। जैसे ही कार निकली बिल्डिंग गिरती है और हर जगह धुआं ही धुआं। ड्राइवर पीछे देखता है और सुपरमैन धीरे से निकलता है। हर जगह सिर्फ धूल ही धूल है और उसमें नीला सा छोटा सा सुपरमैन चमक रहा है। क्या शॉट बनाया था वो। ये तो हो गई सिंपल चीजें। इसी के साथ चीजों को डिफरेंट कैमरे वर्क से भी दिखाए हैं। जैसे वो बिल्डिंग पकड़ने वाला ही सीन ले लो, हमें स्क्रीन पर सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है और बिल्डिंग गिरने ही वाली है। वो अपने कार चालू करने की कोशिश कर रही है पर चालू हो नहीं रही है। तभी बिल्डिंग अचानक से रुक जाती है। कैमरा गाड़ी के सामने से मूव करके दरवाजे की तरफ आता है और उसके विंडो से हम दूसरी तरफ देखते हैं सुपरमैन ने बिल्डिंग पकड़ी हुई है। ऐसे ही कैमरा वर्क्स और स्लो मोशन मिलके इसके एक्शन को भी काफी अच्छा बना देते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट कर देते हैं जहां पूरा थिएटर चिल्ला उठता है मानो कोई मास हीरो ने एंट्री मारी है। सुपरमैन के ही फाइट सीक्वेंसेस का लेवल ऑलरेडी बहुत ऊपर है और यहाँ पे भी उसको बहुत अच्छे लेवल पे प्रेजेंट किया है। जहाँ पे चीजें सिंपल चल रही होती है उसको सिंपल रखा है और जहाँ हार्ड जाता है वहाँ बिल्कुल ही हार्ड गए हैं। ट्रेलर में वो मोमेंट है ना जहाँ पे बहुत सारे विलन एक साथ सुपरमैन पे हमला करते हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर चला के गोल गोल घूम के उनको मारता है और जस्ट लेजर निकलने से पहले हमें सुपरमैन का सिंबल दिखता है। उस मोमेंट पे मेरा थिएटर वाले क्या चिल्लाए हैं। ऐसा लगा कि सुपरमैन में यश की एंट्री हो गई है। अब जेम्स गन की मूवी है और उसका आइकॉनिक स्लो मोशन वन शॉट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यूजुअली तो वो इनको एक कॉरिडोर में दिखाते हैं, इस बार एक ही जगह पे दिखाया गोल गोल घूम के, काफी बढ़िया था। अब सुपरमैन का जो उड़ने वाला सीन है उसका मैं उतना बड़ा फैन तो नहीं हूँ पर उतना बुरा भी नहीं लगा, अच्छा था। तो कहा जा सकता है कि इसका VFX और CGI काफी अच्छा था। सही में काफी बढ़िया था। जितना मैं सोच के गया था उससे तो अलग ही लेवल पे, लेकिन उस लेवल से थोड़ा नीचे आओ और मुझे ये बताओ कि इसका एक्सपेक्ट रेशियो किसने चूज किया। ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स ऐसे एक्सपेक्ट रेशियो चूज कर लेते हैं और देखने में दिक्कत हमें होती है। अब थिएटर में उस एक्सपेक्ट रेशियो को फिट करने के लिए चीजें छोटी करनी पड़ी, जिससे ऑलरेडी हमारा थिएटर बहुत बड़ा है जैसे, और उस छोटे करने की वजह से चीजें और छोटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैं घर पे बैठ अपने मॉनिटर पे फिल्म देख रहा हूँ। पर इसने भी मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना मेरे पीछे बैठे लोगों ने। सही कह रहा हूँ, इंडिया में कैसे बैठा जाता है, क्या टिकट्स हैं, सिनेमा हॉल में मूवी कैसे देखी जाती है, ये किसी को नहीं पता। कुछ साथ में दोस्त आ गए हैं, वो कभी पैर से मार रहे हैं, कभी यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, तेज तेज से चिल्ला रहे हैं। सही में किसी में तमीज नहीं थी। वहाँ पे कोई अपना बच्चा लेके आ गया तो वो रो रहा है तो बाहर ही नहीं जा रहा। वो अकेले और कम ऑडियंस के साथ मूवी देखने की आदत हो गई तो अब ये चीजें सही नहीं जाती। अब बहुत ऑफ टॉपिक चले गए, वापस VFX पे आओ। वो क्लीन लुक वाली जो बात इसकी सिनेमेटोग्राफी में थी वो इसके VFX में भी दिखती है। जितने भी क्रिएटर्स रोबोट्स हमें इसके अंदर दिखते हैं बिल्कुल क्लीन, जिसे बहुत
ही एक डिफरेंट वाइब इसमें देखने को मिलती है, स्पेशली मेटामॉर्फो की। देखे लग रहा था कि उनको कैसे ही प्रेजेंट करेंगे फिल्म के अंदर, जैसा दिखाया सही में काफी इंटरेस्टिंग था। उसके पावर यूज करने का तरीका भी, स्पेशली उसके पावर यूज करने का तरीका। अब जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि उसने अपनी पावर्स कितने अजीब तरीके से यूज करी थी। सही बताऊं तो पूरी मूवी में सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग बात उसी की पावर यूज करना था। मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो बंदा अपनी पावर कैसे यूज करेगा। एक पॉइंट पे तो सिर्फ उसका सर थे और 8 हाथ और उसका कोई पैर नहीं था, और ये सब भी देखने में खराब नहीं लगता क्योंकि सीजीआई बढ़िया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी बढ़िया है। मेरा फेवरेट इसका थीम म्यूजिक। जब से वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ है न जाने कितनी बार उसको सुन चुका हूँ। पूरी मूवी में जब भी उसको अलग अलग जगह पे यूज कर रहे थे तो मैं उस लियोनार्डो डिकैप्रियो वाले मीम जैसा हो गया था कि ये आया। उनमें भी सबसे बढ़िया मुझे लगा जो मिक्स इन्होंने फाइनल बैटल में यूज किया। जस्ट अभी मुझे एक बात याद आई, ये जेम्स गन की फिल्म है, उनकी सारी सिग्नेचर तो हम देख ही चुके हैं। स्लो मो वन शॉट एक्शन सीक्वेंस, ग्रेट म्यूजिक स्लैश सॉन्ग फ्रॉम द पास्ट, और इनका वो हिलेरियस मोमेंट फिल्म में 2 जगह आता है। और भाई उस समय जो थिएटर हंसी है, एक फिल्म के अंदर है और दूसरा है इसका पोस्ट क्रेडिट, और वो अचानक से ही आता है और यही बात अच्छी लगती है। तो ये कहा जा सकता है कि डीसी यूनिवर्स की काफी बढ़िया शुरुआत हुई है। उसका पूरा वर्ल्ड और उसके अंदर के कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उन्हीं एक कैरेक्टर्स को लेंगे, उन पे कहानी बनाएंगे और उसके अंदर कुछ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको भी एस्टेब्लिश कर दिया है। मेटा ह्यूमंस को लेके उसके अंदर के नॉर्मल ह्यूमंस का क्या परसेप्शन है इसको भी क्लियर कर दिया है। गवर्नमेंट कैसा सोच रही है, आम जनता कैसा सोच रही है, सोशल मीडिया कैसा चल रहा है, सब चीज क्लियर हो गई है। पीस मेकर के साथ कनेक्शन भी जोड़ दिया है। लेकिन अगर हम इन सारी ही चीजों को इग्नोर कर दें, सुपरमैन को जस्ट ऐसा फिल्म देखें, तो इसके अंदर राइटिंग के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। ऐसा है कि अगर हम सुपरमैन को प्लॉट को ओवरऑल देखें फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है और बहुत ही सिंपल स्टोरी। भले ही तुम्हें ये समझ में ना आए कि ये कैरेक्टर तुरंत क्या करेगा, पर कहानी में ओवरऑल क्या होने वाला है इसका आइडिया तुम्हें पहले ही लग जाता है। काफी सिंपल और प्रिडिक्टेबल। तो ओवरऑल कहूँ तो जेम्स गन की सुपरमैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तुम भी इसे देखो, बहुत मजा आने वाला है। भले ही इसकी स्टोरी लाइन सिंपल है, पर इसके कैरेक्टर्स, इसके अंदर के सीजीआई, म्यूजिक सब तुम्हारा मन बहला के रखेगी। और ऊपर से सुपरमैन, बस अब मुझे जेलसी हो रही है उन लोगों से जिसने इस फिल्म को आईमैक्स में देखा। इस एक्सपेक्ट रेशियो की वजह से आईमैक्स तो और भी बेहतरीन लग रहा होगा। बाकी ये तो मेरे ओपिनियन इस फिल्म को लेके, तुम्हारे क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।